ఈరోజు మన గెస్ట్ ఉన్నాయి ఒకటి ఈ యునైటెడ్ రిపబ్లిక్ తంజానియా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఉన్నారు. మా మహారాష్ట్ర ఉన్నారు. మా స్టేట్లో వచ్చే తర్వాత మా స్టేట్లో ఏం డెవలప్మెంట్ వచ్చింది నన్ను ఫోన్లో మాట్లాడిన తర్వాత ఈరోజు కలిసిన ఆయన 2011లో వచ్చిన ఒకసారి ఇప్పుడు వచ్చే తర్వాత చాలా బాగా డిఫరెన్స్ వచ్చింది. హైదరాబాద్ తెలంగాణ మొత్తం డెవలప్ అయింది. నేను మీడియాతో మాట్లాడుతా అంటే సార్ రాండి నేను వెళ్తున్నారు మీడియా ప్రెస్లో మీరు भी डिस्कस చేయాలి అంటే థ్యాంక్ యూ. मैं आज इलेक्शन का क्योंकि टुडे इज द कैंपेनिंग लास्ट डेट ఉంది సార్. మా మసీభాయ్ గారు ఉన్నారు, చైర్మన్ గారు, మా బదర్ భాయ్ గారు ఉన్నారు, మా షాహిద్ ఖాన్ సాబ్ ఉన్నారు, ఇంతకుముందు ఢిల్లీలో ఎంపీ కాంటెస్ట్ చేసిన ఆజం సాబ్ గారు ఉన్నారు, మా మునీర్ భాయ్ గారు ఉన్నారు, మా అర్షద్ భాయ్ గారు ఉన్నారు, ముఖిత్ భాయ్ ఉన్నారు और ఆల్ మా ఫ్రెండ్స్. తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేశారు, ఎంత ఖర్చు చేశారు, ఎంత డెవలప్ చేశారు ఇండియాలో ఎగ్జాంపుల్ లేదు. చాలా మా ఫ్రెండ్ వచ్చి అది చెప్తున్నారు. తంజానియా వచ్చే ఫ్రెండ్స్ మహారాష్ట్ర ఉన్నారు, అది చెప్తున్నారు సార్ 2011లో నేను వచ్చినా నేను చూసినా ఈ తెలంగాణ ఇప్పుడు చూపించిన తర్వాత చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది, చాలా డెవలప్మెంట్ వచ్చింది ఇక్కడికి. ఎవ్రీ సెక్టర్లో కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ అంటే చూసిన తర్వాత ఎంత మంచి కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ కలిసినా ఇండియాలో లేదు, ఫారిన్ కంట్రీస్లో లేదు. ఎంత ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఎంత బాగా ఉంది. ఎవ్రీ సెక్టర్లో ఆల్ కమ్యూనిటీకు చాలా ఆనరబుల్ సీఎం గారు డెవలప్మెంట్ చేశారు. रेजिडेंशियल स्कूल मंची इच्छारू माइनॉरिटीज के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है, क्योंकि सबसे अहम चीज तालीम है. तालीम इतनी अहम चीज है, हम जितनी तालीम देंगे जिस कौम को वो कौम तरक्की करेगी और एक सिविलाइज हो जाएगी वो कौम. कांग्रेस हमारी सबसे ज्यादा हमारे जो नुकसान पहुंचाई है मुसलमानों को, उनकी तालीम खींच दी गई. 1947 के बाद 1948 के बाद हमारी स्टेट के अलावा सारे इंडिया में मुसलमानों को बैकवर्ड बनाने वाली कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है. मुसलमानों को किसी भी शोबे-ए-हात में तरक्की नहीं दिए. मुसलमान जो सनत थी ना, वो उनके हाथ में जो हुनर था वो भी उनसे खींच लिया गया, क्योंकि जगह जहां जहां फिसादात होते थे ना, फिसादात होने की वजह से वहां एक बैकवर्डनेस आ जाता था, कर्फ्यू लग जाता था. मुसलमान जो है పరేషానీ में आ जाते थे. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఎంత కంట్రోల్ చేశారు. ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఇండియాలో నంబర్ 1 ల్యాండ్ ఆర్డర్ మా తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది. క్రిమినల్ రైట్స్ అంటే టోటల్లీ 2014 తర్వాత 100% కంట్రోల్ చేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఎంత మంచి ఉంది. మైనారిటీ కోసం చాలా బడ్జెట్ भी చాలా మంచి ఇచ్చారు. మా కాంగ్రెస్ 2014 కాంగ్రెస్ 2014 ముందు 4 से 14 तक 10 years రూల్ చేశారు. మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ 2014 తర్వాత 23 9 years 4 months రూల్ చేశారు. ఆయన టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ చేసిన అంటే మైనారిటీ కోసం 934 crore. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు నియర్లీ 11,000 crore ఖర్చు చేసిన లీడర్ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఎవ్రీ సెక్టర్ షాదీ ముబారక్ స్కీమ్లో అంటే टोटल कांग्रेस पीरियड में भी उंदी थी स्कीम. कांग्रेस जो स्कीम थी ना उसके अंदर 2,19 लाख रुपए खर्चा किए और हमारे सीएम साहब ने 2,347 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले सीएम है तो केसीआर साहब है. इतना अच्छा खर्चा करने वाले, इतना लोगों को गरीबों को मदद करने वाले. स्कॉलरशिप जो दी जा रही है 20 लाख की, वो भी बहुत बड़ी स्कीम है. गरीब लोगों के बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ रहे हैं, उनके लिए सीएम साहब ने 452 करोड़ जारी किए, जिसकी वजह से तकरीबन 3,000 से ज्यादा बच्चे 3,300 बच्चे अमेरिका ऑस्ट्रेलिया लंदन में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं. उसी तरह हर शोबे हाथ में छोटा हो बड़ा हो. हैदराबाद में एक अनिसुल गुरबा था जो बरसों से निजाम के जमाने का था, उसको कोई एक गज जमीन नहीं दिए. अगर जमीन देने वाले लीडर है तो 4,392 स्क्वायर यार्ड जमीन देकर 39 करोड़ बजट देकर उसे डेवलप करने वाले हैं तो हमारे सीएम साहब है. अगर सीएम साहब की जगह दूसरा होता ना, वो बोलता था कि नामपल्ली पे गए को अनिसुल गुरबा
या अनिस इकबाल यहाँ के दूर शहर से दूर रख देंगे। मगर सीएम साहब ने कहा जो आदमी अनिस इकबाल मदरसा शुरू किया है उसका इरादा यहीं पढ़ाने का था, मैं वहीं पर जगह दूंगा कह के देने वाले लीडर केसीआर साहब है। इस्लामिक सेंटर के लिए भी 10 एकड़ जमीन कोकापेट में दिया गया है, 40 करोड़ का बजट दिया गया। जहांगीर में दरगाह का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। मसीह भाई जाकर परसों बाज़ाब्ता प्लान चेंज करके आए उसका वफद चेयरमैन साहब। पहले जो प्लान था उसमें छोटे मोटे लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे थे, अब उसे पीछे की तरफ जो तालाब की तरफ उसे पलटा दिया गया प्लान को। बहुत अच्छी तरीके से वो दरगाह बनाई जाएगी। सीएम साहब ने एक बात कहा कि जितने पैसे खर्चा हो, चाहे 50 करोड़ हो 100 करोड़ खर्चा हो, मगर बहुत अच्छी दरगाह बनाएंगे हम, क्योंकि हमारे तेलंगाना के लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे। जितने मुसलमान जाते हैं ना उससे ज़्यादा हिंदू भाई जाते हैं। हम लोगों का एक कल्चर है, गंगा जमुना तहजीब कल्चर है। हमारे बुजुर्गान दीन के नाम जो बहुत से जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके नाम हमारे हिंदू भाई खुद अपने नाम के साथ लगाते हैं। ये सिलसिला चलते आ रहा है बरसों से। उसको सीएम साहब ने जो डेवलप किया है सेकुलरिज्म को, और ख़ासतौर से जो पहले तेलंगाना बनने से पहले जो हिंदू मुस्लिम फिसादात हुआ करते थे, रमज़ान फेस्टिवल हो या क्रिसमस फेस्टिवल हो या बोनाल फेस्टिवल हो, उसके लिए सीएम साहब एक बड़ा रकम हर साल जो है 15 से 20 करोड़ तक खर्चा करते हैं। खासतौर से रमज़ान के लिए 242 करोड़ खर्चा करने वाले लीडर तो केसीआर साहब है। उसी तरह कई जनरल स्कीम्स है जिससे मुसलमानों को भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी स्कीम से मुसलमानों को फायदा होता है, माइनॉरिटी के अलावा जितने जनरल स्कीम है, फर्ज करो अगर कोई टैप न घर घर टैप दिया गया है तो सारे मुसलमानों को आता है पानी भी, करंट प्रोवाइड किया जा रहा है तो सारे मुसलमानों को प्रोवाइड किया जाता है। आसरा पेंशन हमारे सीएम साहब ने तकरीबन 70,000 करोड़ से ज़्यादा आसरा पेंशन दिया है, उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा उनको मिलता है। राइस सब्सिडी के अंदर 14,943 करोड़ का जो खर्चा हुआ वो माइनॉरिटीज़ को भी उसमें मिलता है। केसीआर किट उसके लिए 1,559 करोड़ खर्चा किया, उसमें मुसलमानों को भी मिलता है। इंडस्ट्रीज प्रमोशन के अंदर कोई मुसलमान भी इंडस्ट्री लगाता है ज़रूर उन्हें भी उसमें फ़ायदा होता है। उसके लिए सीएम साहब ने 3,872 करोड़ का खर्चा किया है। आरोग्य लक्ष्मी जो बच्चे छोटे बच्चे अगर उनके लिए हेल्थ के लिए कुछ मदद की ज़रूरत है तो वो भी मदद किया जाता है, उसके लिए 1,717 करोड़ खर्चा किया गया है। राइतु बीमा स्कीम है, राइतु बंधु में नियरली 72,000 करोड़ खर्चा गया। उसमें मुसलमान के पास भी अगर ज़मीन है तो 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ उसको भी उससे फ़ायदा होता है। राइतु बीमा में भी यकीनन अगर कोई मुसलमान की राइस अगर वो फार्मर है उसकी डेथ होगी तो उसे भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। हर तरीके से सीएम साहब ने खासतौर से शादी मुबारक स्कीम कल्याणी लक्ष्मी के अंदर टोटल जो खर्चा किया है हमारी स्टेट के अंदर 12,492 करोड़। आप बताइए 12,492 करोड़ हमारी बहनों के अकाउंट में गए, उसके अंदर माइनॉरिटीज के लिए भी 2,347 करोड़ दिया गया है। तो सीएम साहब यही चाहते कि जितने भी स्कीम हो हर स्कीम से, अब जैसा लास्ट में हमारे पास कंट्री वेलगू किया गया, कंट्री वेलगू में सारों का टेस्ट किया गया, उसमें ना हिंदू ना मुसलमान है। और ख़ासतौर से एजुकेशन के लिए सीएम साहब ने लास्ट ईयर 7,200 करोड़ खर्चा किया स्कूल्स को डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर हैदराबाद ओल्ड सिटी के स्कूल को भी डेवलप किया गया। तो मेरा बोलने का मतलब ये कि माइनॉरिटी बजट के अलावा भी जितने स्कीम्स आते हैं हर स्कीम से सारे लोगों को मुसलमानों को फ़ायदा होता है। एक कांग्रेस हमारे पास 50 साल रूल की है मगर हमारे बारे में कभी भी नहीं सोचा, क्या बात की वजह से सर्वे नहीं किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया के भाइयों को, कभी भी कांग्रेस ने 50 साल में एक दिन भी सर्वे नहीं किया। सर्वे करने वाला लीडर है तेलंगाना का तो वो केसीआर साहब है। एक दिन का सर्वे किया गया तेलंगाना के अंदर, इस सर्वे में देखा गया कि लोग क्या परेशान है। लोग तालीम से दूर है तो कौन सी कौम है, बीमारियों में परेशान है तो कौन सी कौम है, एजुकेशन के अलावा हालात का ज़माने के साथ नाइंसाफी का शिकार हो रही तो कौन सी कौम है, कौन सी कौम के अंदर लोग लोच से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटा छोटा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, होटलों में प्यालियाँ धोते हैं, पंचर बनाते हैं, बंडी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ मीडिया को, मैं देखते आया हूँ, जवानी से देखते आया हूँ, मैं भी शहर हैदराबाद का रहने वाला हूँ। कांग्रेस के ज़माने में होता था फिसादात होते तो एक पैकेज लाकर देते थे, पैकेज में 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा,
2 किलो शक्कर 1 किलो पत्ती दालें रखकर वो देकर समझाया जाता था कि बीजेपी फिसाद करे, मैं रोके नहीं कभी भी। और जब इलेक्शन आता ना, बंडिया वालों को बंडिया बांटते थे, ठेले बांटते थे। हमारे सीएम साहब ने उन गरीब बड़ों के बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम देकर उन्हें आला तालीम देना चाहते हैं। बंडी और ठेले वाले के बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो केसीआर साहब है। इसलिए इलेक्शन के टाइम पे गलत सलत लोग आके दावे करते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे। वो बजट के बारे में रेवंत रेड्डी साहब भी कहते हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब, आपकी जो गवर्नमेंट है ना, राजस्थान में भी आपकी गवर्नमेंट है, राजस्थान में 85 लाख मुसलमान रहते हैं, आपका बजट कितना है? 1900 करोड़ का बजट है। यहाँ आके झूठे वायदे करते हैं हम ऐसा बजट देंगे, और हमारी स्टेट में 50 लाख माइनॉरिटीज रहते हैं, उसका बजट जो है 2200 करोड़ बजट सीएम साहब दे रहे हैं। और आने वाले टाइम पे सीएम साहब ने ऐलान किया कि बजट में इजाफा किया जाएगा। इमाम मौजूद हजरात को कभी भी 1 पैसा कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया और दूसरे स्टेटों में भी नहीं दिया गया। हमारी पहली स्टेट है जहां पर इमाम साहब को 5000, मौजूद साहब को 5000 रुपए हदिया दिया जा रहा है। और सीएम साहब ने कहा कि तीसरी बार जब हुकूमत बनेगी ना, उसमें इजाफा करते हुए इमाम साहब को 10,000, मौजूद साहब को 10,000 देंगे। विलेजेस के अंदर ये बड़ी मदद मिल जाती है। और सीएम साहब ने उनके अकाउंट में कितने पैसे डाला है? इमाम और मौजूद हजरात के अकाउंट में सीएम साहब ने 306 करोड़ रुपए डाले हैं। 306 करोड़ रुपए थे। 306 करोड़ रुपए तो एक बड़ी रकम है, उन लोगों के लिए मदद के लिए डाले, इसलिए हम सीएम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। माइनॉरिटीज को भटकाने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं तकरीबन तेलंगाना का आदत पौन तेलंगाना मैं भी घूम कर आया हूँ। नियरली 50 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर आया हूँ। हर जगह, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे हमारे फार्मर भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे क्रिश्चियन भाई हो, और प्रॉपरली मुस्लिम भाई, तो हमारे सीएम साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। कल भी मैं कामारेड्डी के अंदर उलमाओं से मिला था, बड़े बड़े लोगों से। उन लोगों ने एक ही बात की, महमूद अली साहब ये छोड़ दीजिए स्वभाव, केसीआर साहब जो पीस दिए हमको, अमन दिए है ना, हम जिस तरह अमन से इस तेलंगाना के अंदर रहते हैं ना, आप देखिए दूसरे स्टेटों में क्या हाल है, यूपी में क्या हाल है, देख लीजिए आप, कर्नाटक, महाराष्ट्र में क्या हाल है। कर्नाटक में भी उसी तरह जुल्म था। वो देखकर उन लोगों ने बेजार होकर कांग्रेस छोड़ दिया। मगर यहाँ जितना अमन सुकून है, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। हम केसीआर साहब को फिर से देखना चाहते हैं। ये केसीआर साहब हमारा बेटा है, हमारे वतन का आदमी है। जितना उससे हमको मोहब्बत है और हमको उससे मोहब्बत है, इतनी किसी को नहीं है। हम देखिए, मुझसे कहे लोग हम बूढ़े हो गए, आज़ादी के बाद से आज तक देखते आ रहे, हमेशा फिसादात हुआ करते थे, मुसलमानों को परेशान किया जाता था। उसे रोकने वाला कोई है तो वो केसीआर है। केसीआर के साथ वो तो लीडर बहुत कम पैदा होते हैं दुनिया में, उसको हम बराबर तीसरी मरतबा भी चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं और मेजॉरिटी से जिताएंगे। सीएम साहब को फिर से चीफ मिनिस्टर कायम रखना चाहेंगे, क्योंकि जो हमारी तरक्की, हमारा अमन, हमारी भाईचारगी है ना, इतनी कभी भी हम हमारी स्टेट में नहीं देखे। हम लोग बूढ़े हो गए। हमें आंध्रा में मिलाने के बाद तो 1956 के बाद तो हमारे पास बहुत जुल्म हुआ है। हमारे जमीनात खींचे गए, हमारी जायदाद खींची गई, हमारे मुलाजिमतें खींचे गए। हर तरीके से परेशान करने वाली जमात अगर इस हिंदुस्तान में, इस तेलंगाना के अवाम को, वो कांग्रेस पार्टी है। भाई आज जो कह रहे रेवंत रेड्डी साहब का जो तर्ज अमल है, रेवंत रेड्डी साहब का बेस जो है ना, वो आरएसएस से शुरू होता है। टीआरएस में भी आए थे वो, बाद में तेलुगु देशम में गए और आज जो कांग्रेस की सदारत कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों में भी बड़ी नाराजगी है कि कल के बच्चे को आके हमारा प्रेसिडेंट बना दिया गया। सीनियर लीडर्स में बड़ी बेचैनी है और हर कोई चीफ मिनिस्टर का दावा डाल रहा है, जबकि वो सिंगल डिजिट से क्रॉस नहीं कर सकते। पर हर कोई कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। जब वो जीत ही नहीं सकते तो चीफ मिनिस्टर क्या बनते। और रेवंत रेड्डी साहब दोनों जगह से भी उन्हें जरूर डिफीट मिलेगी, क्योंकि तेलंगाना के अवाम उनके मक्कारी के बातों को जान चुकी है। वो कभी भी तेलंगाना अवाम की तरक्की के मामले में नहीं थे। जब तेलंगाना मूवमेंट चला, कहाँ थे रेवंत रेड्डी साहब? आप तो तेलुगु देशम में रहकर तेलंगाना मूवमेंट को डैमेज करने वाले लीडर तो आप है। आज तेलंगाना जिस तरीके से बनने के बाद तरक्की कर रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं खास तौर से
तेलंगाना आवाम से अपील करने के लिए, चूंकि आज इलेक्शन का लास्ट डे, मीडिया भाइयों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बड़ा ताउन रहा। हमारे व्हाट्सएप के भाई ने भी बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया है। डेफिनेट व्हाट्सएप में कुछ कांग्रेस वाले तो बहुत आगे बढ़कर, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले कर्नाटक में इलेक्शन लड़े थे, वो व्हाट्सएप मीडिया की बात कर रहे, मगर अमली तरीके से लोगों के दिल में जो बसे हुए हैं ना, वो केसीआर साहब है। मैंने कई बार कहा है कि हमें 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो 6 इंच का अच्छा दिल चाहिए, जो केसीआर साहब का है, तो सारे लोगों से मोहब्बत करते। और एक केसीआर साहब हमेशा एक बात कहते, जो भी आदमी पॉलिटिक्स में आना चाहता है ना, पहले उससे दो लोगों से मोहब्बत हो, दो चीज़ों से मोहब्बत होना चाहिए। पहले अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए, दूसरा वतन में जो बसने वाले लोग हैं ना, बिला मजहब मिलत, उनसे मोहब्बत होना चाहिए। सभी की तरक्की मुल्क की तरक्की है। डेफिनेट बहुत अच्छे से हम 9 साल 4 महीने में तरक्की किया और 5 साल के अंदर पूरा बदल जाएगा। हमारे सीएम साहब ने आने वाले 5 साल में मैनिफेस्टो में, मैं एक बात तो अहम कह दूंगा आज, कि हम ये मैनिफेस्टो में भी डाल चुके हैं, कभी भी हम बीजेपी से मरने तक भी अलायंस नहीं करेंगे। ये कांग्रेस एक रंग पुपोड़ा राहुल गांधी कर रहे हैं, अफसोस की बात, शर्म की बात है, हमने कभी भी नहीं की। मैं बताता हूं मीडिया वाले भाइयों को, हमने 2001 में हमारी पार्टी कायम की गई, 2004 में पहला इलेक्शन आया, हमने कांग्रेस के साथ अलायंस किया। 2009 में दूसरा इलेक्शन आया, हम तेलुगु देशम के साथ अलायंस किए, क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना के साथ धोखा की थी। उसके बाद 2014 का इलेक्शन आया, हमको इंडिपेंडेंट लड़े। 2018 का इलेक्शन आया, हम इंडिपेंडेंट लड़े। 2023 का इलेक्शन आया, हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। हम कभी बल्दिया में भी कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस नहीं करे और ना कभी करेंगे। ये हुकूमत हमारे खिलाफ, क्योंकि उस चिकित्स के खौफ से परेशान है। वो बड़े आदमी राहुल गांधी भी जो है आकर ऐलान कर रहे हैं कि बीआरएस जो है कांग्रेस से बीजेपी से मिलेंगे। खत्ता ही नहीं मिलेगी, हम कभी भी आने वाले वक्त में भी नहीं मिलेंगे और हम कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम अपने बलबूते पर पार्टी चलाते हैं। इसी तरह बलबूते पर रह के रिजर्वेशन के बारे में भी एक बात कहता हूं, ये 4% रिजर्वेशन भी हमारी वजह से आया है, क्योंकि हमने 2004 के इलेक्शन में 12% रिजर्वेशन का ऐलान किया था, कांग्रेस ने 1% का भी ऐलान नहीं किया था। 2 साल के बाद हम पार्टी जो है कांग्रेस से हम विड्रॉ हो गए थे, क्योंकि हमको तेलंगाना के साथ धोखा हुआ था। फिर इलेक्शन आया, बाई इलेक्शन में सीएम साहब भी करीमनगर से एमपी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, 17 मिनिस्टर्स और कुछ एमपी जाकर वहां तेलंगाना के खिलाफ काम कर रहे थे। केसीआर साहब को शिकस्त देना चाहते थे। उस वक्त उन लोगों ने, क्योंकि हम 12% का ऐलान करते, 5% का ऐलान किया। पर अफसोस की शान की बात यह है कि वो 5% जो है, जिस तरह हम हमारा बिल में जो है असेंबली में पास करवाए, काउंसिल में पास करवाए, गवर्नर से अप्रूवल कराए, मोदी साहब को भिजाए, और ये लोग जो है वो काम नहीं करे, वो लोग जीए जारी करे। आज कोर्ट में स्टे से चल रहा है और वही बीजेपी कहती है कि हम 4% भी बर्खास्त कर देंगे। अगर वो दिल्ली में भी उनकी हुकूमत थी, गली में भी उनकी हुकूमत थी, अगर वो सीरियस होते ना, वो पास करवा देते। उनका एक ही अंदा है, फिसाद कराना, मुसलमानों को डराना, ये रिजर्वेशन का डराने के लिए जियो जारी किया गया। उसी तरह अगर हम जिस तरह करें करके पार्लियामेंट में बिल पास करते तो 5% तो आसानी से हो जाता था। आगे हमारी पार्टी नेशनल पार्टी बनाई गई है, हम आगे टाइम पर हमारे ग्रुप तैयार करेंगे और जो भी पार्टी अलायंस पार्टी हम जिससे भी अलायंस करेंगे उससे जरूर 12% का हम रिक्वेस्ट करेंगे, अपने एजेंडे में शामिल करेंगे। बोलेंगे कि हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वायदा किए, आपको इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। हो सकता है 1-2% कम ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, बस जरूर रिजर्वेशन हमारा वायदा है, जरूर दिलाएंगे। कांग्रेस ने पहले भी नहीं किया, अभी भी 12% का रिजर्वेशन की बात नहीं, सिर्फ तनकीद कर रहे हैं कि हम 4% दिए। अरे 4% हमारे दबाव में दिए, वो आपकी मजबूरी में दिए, वो भी सही देते तो हमें परेशानी नहीं होती। आज से 6 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहा था ये स्टे के बारे में, सीएम साहब ने खुद मुझसे बात की, कहा कि आप जाइए, जितना खर्चा होता फिक्र नहीं, पर ये रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, इसे बचाना चाहिए और बचा के रखिए हम, और आगे भी हम इजाफा करवाएंगे, आगे जरूर दिलाएंगे। मैं तमाम तेलंगाना के भाइयों से अपील करना चाहता हूं, इलेक्शन हर 5 साल में एक बार जरूर आता है, आपका वोट बहुत कीमती होता है, आपकी वोट की वजह से इनकलाब आता है, हुकूमतें तब्दील होती है। मत जिस हुकूमत आपके साथ 9 साल 4 महीने से काम कर रही है,
जितना प्यार से काम कर रही है, जितना अमन से काम कर रही है, जितना तेजी से तरक्की दिला रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए घर घर तक नील पानी का टैप प्रोवाइड करने वाला लीडर इंडिया में कोई है क्या? पूछिए, वो केसीआर है। पावर के अंदर देखिए, इंडिया में सरप्लस स्टेट तो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मैं तमाम भाइयों से अदमन हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, आपका वोट कार के निशान को होना चाहिए और तेलंगाना हमेशा आपकी तरक्की के लिए बनाए और तरक्की के लिए काम करते रहेगा। हमारे सीएम साहब ने कई स्कीम इस नई गवर्नमेंट बनने के बाद आपके लिए ऐलान किया है। मैं 2-3 बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा। तमाम गरीब खवातीन को, जितने हमारी बहनें हैं ना, चाहे मुस्लिम बहनें हो, हिंदू बहनें हो, सिख बहनें हो, क्रिश्चियन बहनें हो, नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट अभी तक 30 तारीख को पोलिंग है, 3 तारीख को काउंटिंग है, उसके बाद हुकूमत बन जाएगी। 3,000 रुपये पर हेड पेंशन दिया जाएगा। 3,000 रुपये, ये सीएम साहब का वायदा है और सीएम साहब जो कहते हैं वो पूरा करके बताते हैं। और हेल्थ के लिए केसीआर आरोग्य रक्षा के लिए 15 लाख रुपए का इंश्योरेंस कराने का वायदा किया है। और गैस का सिलेंडर जो है, जो आज 1200 में, 1100 में, 1000 में ले रहे हैं, 100-200 कम करते रहते बढ़ाते हैं, उसे सीएम साहब ने 400 रुपये में देने का वायदा किया है। इंडिया में सबसे सिलेंडर अगर कम से रेट में रहेगा तो हमारी स्टेट में रहेगा। और राइतु बंधु में जो हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं, 5,000, उसके बजाय 16,000 करेंगे। इसमें सारे लोगों को मिलेगा, किसी और सारे लोगों को मिलेगा। आसरा पेंशन हमें 2,116 मिल रहा है। साबिका में तो 75 रुपये मिला करता था, 200 रुपये हुआ। उसको सीएम साहब ने 5,016 तक बढ़ाने का वायदा किया। 5,000 रुपये हर बूढ़े लोगों को मिलेगा, उम्र रसीदा लोगों को मिलेगा। और जो है, जो माजूर लोग हैं उन्हें 6,116 रुपये देने का सीएम साहब ने वायदा किया। अभी 4,000 रुपये मिल रहे हैं। इतना बड़ा पेंशन भी उन माजूर लोगों के लिए सबसे ज्यादा पेंशन हमारी स्टेट में, पर उसमें और इजाफा करते हुए 6,016 दिया जाएगा। और जितना आला जात के लोग हो या गरीब लोग हो, जातवाद नहीं, सबके लिए अकामती स्कूल खोले जाएंगे। क्योंकि बड़े लोगों में भी जो आला जात होती है ना, उनमें भी गरीब लोग होते हैं। गरीब अमीर तो जात पात से नहीं होता है। उनके लिए भी सीएम साहब ने रेजिडेंशियल स्कूल में इजाफा करते हुए उन्हें अच्छे स्कूल खोलकर अच्छी तालीम देने का वायदा किया। और हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात बनाए। 70,000 80,000 तो तकसीम कर चुके, बाकी के और भी मकानात बनाकर तकसीम करेंगे। मजीद 1 लाख डबल बेडरूम और बनाएंगे ताकि सलम एरिया पूरे साफ हो जाए। मूसी को बहुत जबरदस्त डेवलप करेंगे, जिसके लिए बहुत बड़ा प्लान है गवर्नमेंट के पास। अन्नपूर्णा स्कीम के तहत मोटे चावल के बजाय बारीक चावल प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बहुत अच्छे स्कीम्स हैं। ये नए हुकूमत बनने के बाद हमारी तीसरी मरतबा जब हुकूमत बनेगी तो इसी तरह अच्छे स्कीम्स लाते हुए और वेलफेयर स्कीम लाते हुए लोगों को, बच्चों को अच्छी तालीम दी जाएगी। खाने के लिए बारीक चावल दिया जाएगा। स्कूल्स में तो बारीक चावल दिया जा रहा है, मगर राशन की दुकान पे जो मोटा चावल देते हैं उसे बंद करते हुए बारीक चावल दिया जाएगा हमारे। और मैं फिर एक बार मीडिया के जरिए, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हमारे व्हाट्सएप मीडिया है, सबके जरिए अपील करना चाहता हूँ, आपका वोट वेस्ट मत कीजिए। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तेलंगाना का बेटा है। आपके लिए केसीआर साहब ने 11 दिन तक मरद पर बैठा था। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी माओं से, बहनों से, आपका बेटा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम खाना नहीं खाता तो आप महल्ले में ढूंढने निकल जाते हैं। केसीआर साहब ने आपके लिए 11 दिन तक मरण पर बैठा था। लोग 11वें दिन साहब की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कह रहे थे केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकते हैं, पैरालिसिस में जा सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, फिर पलट कर नहीं आएंगे। सब लोगों ने, जब हमारे जयशंकर साहब प्रोफेसर साहब भी थे और सब फैमिली के लोगों ने साहब से रिक्वेस्ट की, साहब आप भरत तोड़ दीजिए, फिर से हम मूवमेंट चलाएंगे। सीएम साहब ने क्या कहा, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मेरा तेलंगाना, मेरी आवाम के हक के लिए मेरा तेलंगाना चाहिए। वो कहने वाला, लाने वाला लीडर केसीआर साहब है। वो उनके लिए हम लोग हमारे लिए जान देने के लिए तैयार हो चुके थे। क्या हम एक वोट नहीं दे सकते इस मरतबा, तीसरी मरतबा? क्योंकि तेलंगाना में कभी भी 2 बार से तीसरी बार लोगों में कह गए नहीं हुकूमत बनी, मगर इस मरतबा तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा भी DRS हुकूमत बनेगी। क्योंकि इतना अच्छा काम केसीआर साहब कर रहे हैं। मैं आवाम से अपील करता हूँ, అందరి సోదరులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ ఓటు అంటే వేస్ట్ చేయవద్దు. తెలంగాణ మహాత్మా కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు. ఎంత మహాత్మా లీడర్,
దేవుడు మనకు ఇచ్చిన అల్లా తాలాని ఇచ్చిన మనకు ఆయనకు మీరు ఇట్లా కాంగ్రెస్ వచ్చి మీతో మాట్లాడుతుంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయవద్దు. మీ ఓట్ కారు గుర్తుకు ఇవ్వండి. థర్డ్ టైం కేసీఆర్ గారు భారీ మేయతో గెలవాలి. నేను అది అపీల్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మన ఒక ఫ్రెండ్ వచ్చిన ఇక్కడికి తంజానియాలో వచ్చిన చాలా ఇంపార్టెంట్ పోస్ట్లో ఉన్నారు. మీతో 2 minutes మాట్లాడతారు. థ్యాంక్ యూ.